23 मार्च 1931 का वो दिन, जिस दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में कुछ बड़ा होने वाला था। हर दिन जहां ब्रिटिश शासक और अंग्रेज़ों का एक खौफनाक माहौल सभी जेलों में पैर पसार कर फैला रहता था, आज उस दिन उस जेल में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। चारों तरफ शोर शराबा था और तरफ नारेबाजी हो रही थी। नारा सिर्फ एक, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, 31 मार्च का ये दिन वैसे तो अच्छा नहीं था, लेकिन ये वही दिन है जिस दिन ने आज़ादी का बीज बो दिया था, और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आज हम और आप अपना एक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के शहीद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए लगा दिया। आपने उनके लिए, या आप उनकी राहों पर कितना चलते आए हो। आपने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, या यूँ कहो कि अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है। क्या आपने उन वीर शहादतों का, जो उनका मकसद था, जो उनकी मर्यादाएं थी, जो उन्होंने एक सोच कायम की, आप उसका हिस्सा अपने आप को कहाँ तक मानते हैं? कमेंट में बताने की कोशिश जरूर करेंगे। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिस नाम ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। तारीख 28 सितंबर 1907, पिता किशन सिंह और माता विद्या देवी जी के घर एक ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ था जिसने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन किसी ने सही कहा है कि जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा हो ना हो वो कोई मायना नहीं रखता। और ये बात बिल्कुल सही फिट बैठती है हमारे भगत सिंह जी के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में इतने वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए वो सब कुछ कर गए, वो सब कुछ कर दिखाया, जो सोचना भी बड़ी बात होती है। जो कई तो ऐसे होते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते, और उन्होंने हंसते हंसते उन चीज़ों को कर लिया था। जिस टाइम इनका जन्म हुआ था उस टाइम भी इनके पिताजी और इनके चाचा जी देश के खिलाफ किसी षड्यंत्र जो उस समय हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने कुछ प्रयास किए थे, और उसी की वजह से अंग्रेजी सरकार ने उनको जेलों में डाल रखा था। लेकिन भगत सिंह जी के जन्म के कुछ बाद उनके पिताजी को और उनके चाचा जी को रिहा कर दिया गया था। भगत सिंह स्टार्टिंग से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज बताए जाते हैं, और शुरू से ही उनमें देश के लिए एक जज्बा गॉड गिफ्टेड था। एक बार का वाकया मुझे याद आ रहा है, जो मैं इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा था कि वो अपने पिताजी के साथ एक बार खेतों में जाते हैं, तो फसल को देखकर, और उसके पिताजी उस टाइम कुछ बीज डाल रहे थे ज़मीन में, कुछ बो रहे थे। तो भगत सिंह जी ने पूछा, क्योंकि छोटी उम्र थी, कि पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो उनके पिताजी ने बताया कि मैं कुछ बो रहा हूँ ज़मीन में, और जल्द हम इससे फसल लेंगे और इससे हमें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसी बात के जवाब में भगत सिंह, वो काफ़ी छोटे ही उम्र के थे, उन्होंने बोला कि पिताजी क्यों ना हम बंदूकों को ज़मीन में बो दें, बंदूकों का कोई बीज हो, हम उसको ज़मीन में डाल दें और हमारे पास सैकड़ों हज़ारों बंदूकें आ जाएं, जिससे हम अंग्रेजी शासन के और इन अंग्रेज अधिकारियों के साथ लड़ाई कर सकें। छोटे बच्चे की ये बात सुनकर उनके पिताजी निःशब्द हो चुके थे, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ प्रतिभाएं स्टार्टिंग से ही दिखने लग जाती हैं। बचपन से ही किसी किसी का भविष्य नजर आ जाता है, ये बात सच है। और ऐसे करते कराते एक बार भगत सिंह जी का स्कूल में एडमिशन होना था, और जो उनके नियर बाई कोई स्कूल कॉलेज था, स्टार्टिंग स्कूल से ही हुई थी, तो उस स्कूल में कोई अंग्रेज अधिकारी हेडमास्टर था, उस टाइम अधिकारी था, वो उसको मैनेज करता था। बट भगत सिंह जी को अंग्रेज अधिकारियों से, ब्रिटिश शासकों से सख्त नफरत थी। उन्होंने इस चीज़ के लिए सख्त मना कर दिया इतनी छोटी उम्र में भी, कि वो अंग्रेजी स्कूल में या अंग्रेज अधिकारी के अंडर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और फिर वो किसी दूर के स्कूल में उन्होंने एडमिशन करवाया। कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई हैं, जिससे ये स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि भगत सिंह आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाला है, वो देश के लिए कुछ कर गुजरेगा, देश के लिए वो एक सब बड़ा क्रांतिकारी साबित हो सकता है। ऐसा उस टाइम के बड़े बुजुर्ग आपस में बात किया करते थे, और जैसा कि ये बातें भी छपी थी कुछ टाइम बाद, कि स्टार्टिंग से ही उनका नेचर कुछ ऐसा ही था। कहने का मतलब वो अपने देश से अच्छा खासा बहुत ज़्यादा लगाव करते थे, और ब्रिटिश शासक और ब्रिटिश शासन के बेहद खिलाफ थे। स्टार्टिंग से ही नेचुरली उनके माइंड में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सख्त नफरत थी। जो फिर क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत उनकी वहाँ से होती है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस समय भगत सिंह जी की एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, महज कुछ ही उम्र के थे वो। तो उनको कुछ पता चलता है कि उनके जो बड़े बुजुर्ग थे कि ऐसे ऐसे कुछ घटना घटी है जलियांवाला बाग में, और उस टाइम आई थिंक वो कुछ त्यौहार मना रहे थे। इस खबर को सुनकर पूरा परिवार सदमे में था, क्योंकि बहुत सारे उनके जान पहचान के घर परिवार के भी उस हादसे का शिकार हुए थे। अगले ही दिन भगत सिंह उस जगह पर जाते हैं, जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर हर तरफ चीख पुकार के निशान, हर तरफ खून खराबे के निशान, दीवारों पर लगा खून, हर तरफ पड़ी हुई लाशें। भगत सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हुई। भगत सिंह जी ने उसी दिन ठान लिया था तानाशाही का, अब इस अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उसी दिन से भगत सिंह जी ने ठान लिया था कि अब कुछ तो करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे देश में ये स्थितियाँ, ये अत्याचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। शायद हो सकता है उसी दिन से भगत सिंह जी ने ठान लिया था कि अब वो कभी भी निजी जीवन नहीं जिएंगे, उनका एक एक श्वास देश के लिए होगा। जलियांवाला के कुछ दिन बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ, और मुख्य रूप से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर एक योजना तैयार की, क्योंकि जलियांवाला कांड उनकी आंखों के सामने से
हट नहीं रहा था। दिन रात उनकी आंखों के सामने चिताएं जल रही थी। हर तरफ चीख पुकार का वो माहौल उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने ठान लिया था कि जनरल डायर को उसके किए की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए और वो सज़ा वो खुद देंगे, क्योंकि जनरल डायर ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के बीच में एक बड़ा अधिकारी था। उसके खिलाफ सामान्यतः कोई बोल नहीं सकता था, कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे सकता था, क्योंकि जनरल डायर एक उच्च अधिकारी था उस टाइम का। तो प्लान बन चुका था और उन्होंने प्लान फिट कर लिया था कि हम जनरल डायर को अपने हाथों से खुद खत्म करेंगे। प्लान का दिन आया और वहाँ पर एक उनसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। जनरल डायर के बदले कोई और अधिकारी मारा गया और जनरल डायर उस दिन भी बच गया। अंग्रेज अधिकारी मरते ही सनसनी पूरे देश में फैल गई। चारों तरफ अंग्रेजी हुकूमत में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी क्रांतिकारी थे इनके खिलाफ एक्शन हुआ। लाहौर की नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मदद से भगत सिंह वहाँ से भी अंग्रेजों की नाक के नीचे से लाहौर से निकल गए और वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी पूरे देश में फैले हुए थे, हर तरफ नाकेबंदी थी, उसमें की जैसी व्यवस्था उनकी रही होगी। फिर भी भगत सिंह प्लान बना चुके थे कि अब अपने जीवन को दांव पर भी अगर लगाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। प्लान बनता है कि वो असेंबली में बम फेंकेंगे, क्योंकि किसी मुकदमे की कार्रवाई चल रही होती है और बम फेंकना तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। रियल में भगत सिंह अपने आप को करवाना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस टाइम अंग्रेज अधिकारियों ने अपना पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन भगत सिंह उनके हाथों नहीं चढ़ रहे थे। वो दिन एक ऐसा था जहां अंग्रेज अधिकारी ऐसा सोच रहे थे कि हमने आखिरकार भगत सिंह को पकड़ ही लिया, लेकिन वो खुद भगत सिंह की ही एक प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे बम फेंका जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि बम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। बट अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर अनेकों तरह के एलिगेशन लगाए कि उनके पास ये था वो था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें भी उस टाइम सारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, पीछे गवाही होती है और ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भगत सिंह ने किसी को हार्म पहुंचाने का प्रयास नहीं किया था। बट अंग्रेज चाहते थे, हर तरफ उनका ही शासन चलता था, बात को दबा लिया गया। फाइनली भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया जाता है। लाहौर की वो सेंट्रल जेल जहां अनेकों तरह की यातनाएं हमारे देश के इन वीर क्रांतिकारियों को दी जाती हैं डेली बेस पर। लेकिन भारत का ये सपूत इतना कमज़ोर नहीं था कि अंग्रेजों के इस अत्याचार के सामने वो झुक जाए। एक वाक़या ऐसा भी हुआ था कि भगत सिंह क्योंकि भगत सिंह बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज अधिकारियों से खुद से मनवाना चाहते थे ताकि हमारे देश में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी भगत सिंह की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उल्टा उनको हर दिन हर रात अलग अलग यातनाएं देने का प्रयास किया जाता रहा। अनेकों तरीके से भगत सिंह और उनके साथियों को तोड़ने का प्रयास किया गया और उनको एक सरकारी गवाह बनाने का प्रयास किया गया ताकि वो देश के खिलाफ बोलें और वो अपना गुनाह कबूल करें। बट ऐसा पॉसिबल ना हो सका, अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग बहुत कम ही जन्म लेते हैं और भगत सिंह थे। उनको झुकाना, उनको मिटाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। एक वाक्य उसमें ऐसा भी हिस्ट्री में दर्ज है कि उन्होंने लगातार 116 दिन भूख हड़ताल की थी। जी हाँ, 1 डेज। ये बोलना शायद आसान हो सकता है, लेकिन इसको निभाना, इसको फॉलो करना कोई मजाक का काम नहीं है। 116 दिन भूखे रहना, और वो भी अंग्रेज अधिकारियों के बीच में जहां उनको रोज़ यातनाएं दी जाती थी। लेकिन वो भारत के ऐसे सपूत थे, ऐसी मजबूती प्रकृति ने उनको दी थी कि वो यहाँ तक भी बने रहे और उनके किसी भी मूवमेंट में कोई भी कमी नज़र नहीं आई। उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया ताकि उनका वो भूख हड़ताल टूट जाए। अत्याचार की हद तो वहाँ होगी जब फोर्सफुली, ज़बरदस्ती अंग्रेज अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा पाइप उनके मुंह में पाइप डाल कर उनके पेट में खाना पहुँचा गया। ये छोटी मूवमेंट नहीं होती। नाक से पाइप डालकर उनको पानी पिलाया गया ताकि उनकी भूख हड़ताल टूट सके और वो बाहर आकर बता सकें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो ऐसा प्रयास करते करते भी सफल नहीं हो पाए। कहने का मतलब 116 दिन भूख हड़ताल, पानी का ना पीना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ऊपर से उनके अत्याचारों को सहना कोई छोटी मोमेंट नहीं होती। सोच कर देखो, हमारे वीर जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने क्या क्या उन यातनाओं को झेला होगा, कैसे उनके दिन गुजरे होंगे, कैसे उनकी रातें गुजरी होंगी। लेकिन निर्णय उनका पक्का था, उनका लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा था। उनको निजी जीवन से कोई लगाव था ही नहीं। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान करने का मूड बना लिया था। 24 मार्च 31 को ये वो ऐसी डार्क डेट थी जहां भगत सिंह को हमेशा हमेशा के लिए सामने से हटाने का प्लान अंग्रेजों द्वारा बनाया जा चुका था। अंग्रेज समझ चुके थे कि भगत सिंह को किसी भी तरीके से अपने साथ नहीं लिया जा सकता और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, फांसी की सज़ा, सजाए मौत। उन्होंने सब चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली थी और बाहर भी ये खबर फैल चुकी थी कि 24 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाएगी। पूरा देश आक्रोश में था, हर लोग धरने पर उतर आए थे। लोग सड़कों, घरों से बाहर आकर अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ, अंग्रेज शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कहने का मतलब हर जगह अंग्रेजों को कोसा जा रहा था, हर जगह अंग्रेजों को लेकर भारतीयों के दिलो दिमाग में जहर बन चुका था। शायद इसी वजह से, इसी डर की वजह से कि प्रदर्शन और आक्रोश और ज़्यादा ना बढ़ जाए, भगत सिंह जी को और उनके दो साथी राजगुरु, सुखदेव को फांसी से एक दिन पहले ही सीक्रेट तरीके से उनको फांसी दे दी जाती है। बाहर वालों को और इवन यहाँ तक भगत सिंह जी के परिवार वालों को भी इस बात का नहीं पता था कि 24 मार्च की जगह पर भगत सिंह जी को 23 मार्च को ही इस देश और दुनिया को छोड़ना था।
क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से इस प्लान को तैयार किया था। 24 मार्च, जो कि सबको पता चल चुका था कि 24 मार्च को फांसी दी जानी है, तो उसी हिसाब से कुछ दिन पहले भगत सिंह जी की माताजी उनसे मिलने आई थी। सोचने का बड़ा एक गंभीर विषय बन जाता है कि उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जो अपने बेटे से आखिरी बार मिल रही थी। लेकिन एक तरफ ये भी था कि उनको गर्व था, उनको प्राउड था कि कोई माँ होती है जो ऐसे वीर को, जो ऐसे क्रांतिकारी को, जो ऐसे योद्धा को जन्म देती है जिसके लिए पूरा देश एक हुआ हो, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा हो, जिससे पूरा देश जानता हो। लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर भी भगत सिंह जी ने लास्ट टाइम अपनी माता जी को ये बोला था कि डेड बॉडी लेने आप नहीं आओगे। अगर डेड बॉडी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो दुनिया बोलेगी कि, और ख़ास तौर पर अंग्रेज अधिकारियों को और ख़ास तौर पर ब्रिटिश शासन ये समझेगा कि भगत सिंह जी की माँ की आंखों में आंसू थे, और जो वो कभी नहीं चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में उनकी माता जी का क्या हाल हुआ होगा, क्या गुजरी होगी उनके दिलो दिमाग पर। लेकिन वो भगत सिंह जी की माता जी थी। क्या गुजरी होगी भगत सिंह जी के दिलो दिमाग पर ये बात बोलते टाइम, और क्या गुजरी होगी उनके माता जी के दिलो दिमाग पर ये सब सुनते टाइम। खैर, ये बोलना और ये सुनना किसी किसी को नसीब होता है, और ये सबके बस की बात नहीं है। कोई गॉड गिफ्टेड होते हैं जो ये बोलते हैं, या जो बोल सकते हैं, जो सुनते हैं या जो सुन सकते हैं। इतना आसान नहीं होता। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, 23 मार्च ये शहीदी दिवस, इसका एक मायना है, इसका एक मीनिंग है। कहने का मतलब वीडियो का जो मोरल है, जो एक एक्सट्रैक्ट है, वो ये है कि हमें जो आज़ादी मिली है, हमें जो जीने का, उठने का, बैठने का, अपने निर्णय खुद लेने के जो हमें फ्रीडम मिले हैं, वो इतना आसान नहीं थे। ये राह, ये मंजिल इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान एक आज की जनरेशन को लगती है। पूरा जीवन हमारे देश के वीर जवानों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने दांव पर लगा दिया। कुछ भी नहीं सोचा अपने बारे में, सोचा तो सिर्फ और सिर्फ आप सब के बारे में, हम सब के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, हमारे देश के बारे में। नमन है ऐसे वीर शहीदों को। द रियल रिसर्च हमेशा ऐसे वीर शहीदों को नमन करता रहेगा, और हम ऋणी हैं उन सब के, उन महान आत्माओं के। और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि उन आत्माओं की जरूर संभाल करी जाए, क्योंकि वो देश के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं जो सबके बस की बात नहीं है। इसी के साथ कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते रहेंगे आपसे किसी विशेष मुद्दे के साथ। रिसर्च बेस बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। MSc फ्लोर के लिए गुड न्यूज़ यही है कि हम बहुत कुछ आसन को लेकर, गुरमीत राम रहीम जी को लेकर बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हो भी चुके हैं। बहुत जल्द सीरीज वाइज बहुत कुछ आने वाला है। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।